अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का ऐलान कर दिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस में 1 से ज़ायद तरामीम कर ली गई हैं। इस हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस बुध के रोज जारी कर दिया जाएगा। फवाद चौधरी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। चेयरमैन नैब के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस है वो आज कबीना में बहस में नहीं आया, लेकिन वो मुकम्मल हो गया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, और ये शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछे कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन होगा। चेयरमैन नैब की तैनाती इस वक्त मुल्क में ज़ेरे बहस है। हुकूमत हर हाल में मौजूदा चेयरमैन को ही ओहदे पर बरकरार रखना चाहती है, जिसकी झलक आज फवाद चौधरी के बयान में दिखाई दे रही है। लेकिन इस बयान के 2 घंटों के बाद ही हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लिया है। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर से मुशावरत का फैसला भी कर लिया है। वफाकी वज़ीर कानून फ़रूख नसीम के मुताबिक अगर मुशावरत में इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। जब तक नए चेयरमैन नैब तैनात नहीं होते, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही चेयरमैन नैब रहेंगे। हुकूमत के इस बयानिए के जवाब में चंद सवालात थे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को चेयरमैन बरकरार रखने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी और क्या क्या ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद हैं। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के फैसले के क्या सियासी इंप्लीकेशंस होंगे। हुकूमत के पास अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत का सबसे पहला कानूनी ऑप्शन मौजूद था। कानून के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन के ओहदे की मियाद नहीं बढ़ाई जा सकती, मगर दोबारा तैनाती के ऑप्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी और उम्मीदवार पर भी गौर हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने शुरू से ही चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत से इनकार किया, मगर एक बार फिर यू टर्न मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। रिटायर हो रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब या एक्सटेंशन दे रहे हैं? एवरीथिंग कैन पॉसिबल, बोथ दी साइड। 50-50 का प्रोग्राम है। अभी सोमवार तक फैसला आ जाएगा जो भी हो रहा है। इस हवाले से शेख रशीद साहब ने कहा था हमारी प्रोग्राम में कि सोमवार को इसका फैसला आ जाएगा। 50-50 है, कुछ भी पॉसिबल है। हुकूमत के फैसले और अपोजिशन के एतराज़ात के बाद कई सवाल जन्म ले रहे हैं। हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को चलाने की बजाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्यों चला रही है? क्या अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन नैब को हटवाने में कामयाब हो सकती है? अदालत से अपोजिशन को कामयाबी किन नुकात पर मिल सकती है? क्या चेयरमैन नैब को सिर्फ 4 माह के लिए तौसीह दी जा रही है? हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम करेगी या मामले पर मुशावरत की जानिब बढ़ा जाएगा? चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस तो ले आई, मगर इस मामले पर मौक़िफ़ भी काबिल गौर है। इस हवाले से अपोजिशन की क्या रिजर्वेशंस हैं वो भी आपके सामने रखता है। तो ऑलरेडी अपोजिशन अपना माइंड बना चुकी है। अगर ये तौसीह देते हैं तो अपोजिशन ऑलरेडी तैयार बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और मुझे लगता है जिस तरीके से भी ये तौसीह देंगे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक हुकूमत बंदियती पर उतर आए और वो फैसला कर ले कि हमने ना मुल्क में कानून की परवाह करनी है, ना आइन की परवाह करनी है, हमने ना जो इखलाकी कदरें होती हैं उनकी परवाह करनी है, सियासत में जो मोरालिटी होती है उसकी परवाह नहीं करनी, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तो खुद फैसले दे चुका है। हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीह का ऐलान कर चुकी है, जिसके बाद नैब और हुकूमत के गठजोड़ पर अपोजिशन के इल्जामात में मजीद शिद्दत भी आ गई है। अपोजिशन इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रही है। ये वो चेयरमैन नैब है जो आजकल हाथ पैर मार रहा है एक्सटेंशन के, और इमरान खान एक्सटेंशन देना चाहता है क्योंकि ये चेयरमैन नैब ताबे है इमरान खान। नैब के चेयरमैन और आला अफसरान के असासों की भी उसी तरह तहकीकात होनी चाहिए जिस तरह ये दूसरों की तहकीकात करते हैं। नैब की इस दहशत गर्दी की वजह से आज पाकिस्तान का हर अफसर फैसला करना छोड़ चुका है। दी जा रही है तो इसी शायद बात पे दी जा रही है कि उससे ये वादा किया गया है कि तुम शहबाज शरीफ को भी पकड़ोगे, तुम मरियम नवाज को भी पकड़ोगे, तुम हमजा को भी पकड़ोगे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो इन्होंने करना था वो कर दिया। अब इनके पास कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नाकामी इनका मुकद्दर करेगी। ये चेयरमैन नैब आपके सामने है, उसे किस तरह से इन्होंने चुमे शाह बनाया उसको, और उसकी वो वीडियो जो है इन्होंने चलाई, और उसके बाद उसको जब वो इनके टोकरे के नीचे आ गया उसके बाद अब उसको छोड़ ही नहीं रहे। अब ये कह रहे हैं ये बंदा ही बहुत अच्छा है, अब इसको हम आगे भी चलाएंगे। अब सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि हुकूमती बेंचेस से भी नैब के रवैये पर एतराज़ात उठाए जाते रहे। इस हवाले से खुद हुकूमती वज़रा की क्या रिजर्वेशन रहे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। नैब जो है उसको चाहिए कि वो तफ्तीश पहले करे और किसी को पाबंद सलासल बाद में करे। मेरा कह रहा हूँ कारोबार का नुकसान 7 महीने से मैं अपने दफ्तर नहीं गया हुआ। अगर ये कोई और मुल्क होता एक तो मैं सब कुछ कर सकता था या वो जेल में होते हैं, पर जो ये 7 महीने मेरे साथ जो हुआ है
इसकी मैं अकाउंटेबिलिटी ले। जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी, और उनकी वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि जिन लोगों ने लूट मार की भी है वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, और उसका रिजल्ट ये है कि सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतनाज़ा बना दिया। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं, तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। इस मामले पर सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मांडवीवाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि हुकूमत ने जो सोचा वो कर दिखाया, ऑर्डिनेंस आ रहा है चेयरमैन नैब की तैनाती में तौसीह से मुताल्लिक, ऑपोजिशन का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी आपको नहीं मिल रहा चेयरमैन नैब अपॉइंट करने के लिए। तो पहली तो बात, सब यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में लोग खत्म हो गए कि वो चेयरमैन नैब हमें नहीं मिल सकता पाकिस्तान में और गवर्नमेंट को नहीं मिल सकता। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आज तक कोई चेयरमैन नैब ऑर्डिनेंस के थ्रू एक्सटेंशन या अपॉइंट हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो ऐसी क्या नौबत आ गई है गवर्नमेंट की कि उनको ऑर्डिनेंस निकालना पड़ रहा है चेयरमैन नैब की को एक्सटेंशन देने के लिए या उसको रीअपॉइंट करने के लिए, या जो भी वो तरीकेकार इख्तियार कर रहे हैं, विच इज यू नो रॉन्ग, और उनको ये नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ रहा है। देखिए, कानून के अंदर एक तरीकाकार मौजूद है, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ये प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है कि कैसे रीअपॉइंट होंगे चेयरमैन नैब। लेकिन अभी जो फवाद चौधरी साहब कहकर गए हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं ऑपोजिशन को चाहिए कि पहले ऑपोजिशन लीडर चेंज करे, क्योंकि मीनिंगफुल कंसल्टेशन किसी ऐसी शख्स से तो नहीं हो सकती जिस पर ऑलरेडी नैब के केसेस हो। उन्होंने एक एक्सक्यूज बना लिया है ना, ऑपोजिशन लीडर के ऊपर 10 केस हो नैब के, कोई केस अभी तक प्रूव नहीं हुआ, कोई केस, सारे एक्विजिशंस है। और जस्ट बिकॉज आप किसी के ऊपर केस बना दें नैब का, उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उससे कंसल्टेशन, और आप उससे क्या कंसल्टेशन कर रहे हैं? आप उससे ये कंसिडर करें फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू नैब चेयरमैन। तो ये कहना कि जी जस्ट बिकॉज उनका है, और ऑपोजिशन लीडर को अपने पर्सनली ओपिनियन थोड़ी देता है, वो सारी ऑपोजिशन से कंसल्ट करता है। क्या सारी ऑपोजिशन नैब ज़दा है? ये क्या फजूल बेकार की बातें शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने, ये तो ना करने वाली बात है। देखिए मांडवीवाला साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं ना, देखिए मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, ऑपोजिशन से नहीं हुई, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अब वो प्रोसीजर तो अडॉप्ट नहीं किया हुकूमत ने, हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर रही है। इससे पहले भी बहुत सारे ऑर्डिनेंस आ चुके हैं, एक और ऑर्डिनेंस सही, लेकिन ऑपोजिशन की क्या काउंटर स्ट्रैटेजी होगी सर? ऑपोजिशन की स्ट्रेटजी सिर्फ एक होगी कि जॉइंट ऑपोजिशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिस ऑर्डिनेंस, और कोई स्ट्रेटजी नहीं है ऑपोजिशन की। नहीं, अच्छा, मुझे कोई वजह नहीं। मांडवीवाला साहब, मुझे लास्टली ये बता दीजिएगा सर कि आपने बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट बारहा कहा कि हम सेनेट के अंदर भी बुलाएंगे चेयरमैन नैब साहब को और सेनेट यकीनन जवाब तलबी कर सकती है, लेकिन इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हमें माजी में दिखाई नहीं दी। तो अब आप कितने होपफुल हैं कि जो कैंपेन आप चलाएंगे वो वाकई कंक्लूसिव भी होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो चेयरमैन सेनेट है वो खुद इसको मेरे प्रिविलेज मोशन को लेके बैठे हुए हैं, रोका हुआ है, और जितनी चीजें मैंने मूव की हैं उनको सबको ब्लॉक किया जा रहा है। वो इसीलिए ब्लॉक किया जा रहा है कि इनको हम बुलाए ना, नैब वालों को, इनकी हम अकाउंटेबिलिटी ना करें, इनको हम क्वेश्चन ना करें, यही किया जा रहा है। तो ये जब पार्लियामेंट खुद इस सिचुएशन में आ जाएगी तो फिर तो यू नो इनकी जो मर्जी है ये करेंगे, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। देखिए ना जी, पार्लियामेंट सुप्रीम है और अपर हाउस के अंदर अगर सेनेट, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर अगर पार्लियामेंट डर के बैठ जाएगी और पार्लियामेंट के जो ओहदेदार हैं वो डर के बैठ जाएंगे और वो डरेंगे कि जी हम ये करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर तो अल्लाह हाफिज है ना जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बाद। तो सर लेट्स बी फेयर, ये बताएगा कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है पार्लियामेंट के अंदर? क्या ऑपोजिशन लीडर भी इस पे समझौता किए हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है सर? चेयरमैन सेनेट हिमसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज। मैं कई दफा
फ्लोर पे कह चुका हूं उनको, मैं कई दफा खुद कह चुका हूं उनको कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मांडवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है। मुझे बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुमताज़ माहिर कानून है, वो ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आज एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करने के लिए एक और दरखास्त दायर की गई है, जिसमें बरतरफ जस्टिस शौकत सिद्दीकी के रावलपिंडी बार से खिताब का हवाला दिया गया है। इरफान कादिर एडवोकेट के जरिए दायर की गई मरियम नवाज की दरखास्त में बताया गया है कि शौकत सिद्दीकी ने कहा चीफ जस्टिस को अप्रोच किया गया कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना। दरखास्त में कहा गया कि इदारे की अहम शख्सियत ने साबिक जज को शरीफ खानदान को सजाएं देने का कहा था। यह पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों की बेहतरीन क्लासिकल मिसाल है। मरियम नवाज के वकील ने शौकत सिद्दीकी के खिताब की रोशनी में बरियत की इस्तदा करते हुए कहा कि शौकत सिद्दीकी की तकरीर ने सारी कार्रवाई मशकूक बना दी है, जबकि नैब के लिए लाजिम है कि वो शफाफ तौर पर कार्रवाई करे। तहम ट्रायल की सारी कार्रवाई और रेफरेंस फाइल करने के अहकामात भी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। मुतफरिक दरखास्त में साबिक जज अरशद मलिक की वीडियो का भी जिक्र किया गया है। दरखास्त में कहा गया कि जज अरशद मलिक की वीडियो उनके खानदान के खिलाफ केस में अहम सबूत है। गुज़श्ता माह अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में भी ऐसे ही चंद एतराज़ात उठाए थे और उन्होंने कहा था कि वो कुछ एविडेंसेस हैं जो कोर्ट के सामने करना चाहती हैं, जिसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा था, जरा वो भी आपके सामने रखता है। बात मैंने आज कोर्ट में कही है वो ये है कि मेरिट्स पे बहस होने से पहले, मेरिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा। ये उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि इससे पहले कि मामला आगे बढ़े उन्होंने वक्त मांगा था कोर्ट से और कुछ एविडेंसेस प्रोड्यूस करने का कहा था कि अगर वो सामने आ जाएंगी तो इसकी बुनियादें हिलकर रह जाएंगी इस केस की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला कलअदम करने की मुतफर्रिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद कर दिए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात में कहा गया है कि मरियम नवाज ने दरखास्त में वही इस्तदा की है जो मरकजी अपील में थी, यानी जो इस्तदा पहले से कोर्ट के सामने की गई थी वो इसमें मौजूद है। रजिस्ट्रार के मुताबिक मरियम नवाज अपील में नई ग्राउंड्स अदालत की इजाज़त ही से ला सकती हैं, यानी अगर किसी नई ग्राउंड्स के ऊपर वो इस मामले को उठाना चाह रही है तो उससे पहले अदालत से इजाज़त लेना होगी। मरियम नवाज की मुतफर्रिक दरखास्त पर एतराज़ात स्पेशल बेंच के सामने समाअत के लिए लगाए गए हैं। खुसूसी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल है, जो मंगल के रोज़ इस पर समाअत करेगा, जिसके बाद ये मामला सामने आएगा कि ये एवन फील्ड रेफरेंस केस का ऊँट किस करवट बैठता है। बारकैफ जो ग्राउंड्स अब प्रोड्यूस की जा रही हैं वो इससे पहले नहीं थी। ये रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ात उठाए गए हैं। अब मरियम नवाज साहिबा की वकील जो है वो क्या नए एविडेंसेस लेके आते हैं, यकीनन ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन इस वक्त सियासी हलकों के अंदर बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन से मुतालिक हो रही हैं। हुकूमत इस पर मुसर है। ऑर्डिनेंस के लिए जो समरी थी उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दस्तखत कर चुके हैं। सदर ममलिकत को समरी भिजवाई जा चुकी है और कभी इम्कानात हैं कि कल ये ऑर्डिनेंस बाकायदा तौर पर जारी भी कर दिया जाएगा। अब इसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लीगल्स क्या हो सकते हैं, बात करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एतजाज़ साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि यकीनन एक प्रोसीजर मौजूद है, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर प्रोसीजर है, नैब का सेक्शन 6 के अंदर लिखा हुआ है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है। ये कहिएगा कि ऑर्डिनेंस से मुतालिक जो है वो ये मामला जो है क्या ऑर्डिनेंस के जरिए से हो सकता है? दो बातें हैं इसमें। एक तो जो इस वक्त कानून है वो ये है कि इट विल बी ए नॉन एक्सटेंडेबल टेन्योर, उसका एक्सटेंड नहीं हो, पर चूंकि ये ऑर्डिनेंस के तहत है इसलिए इसको ऑर्डिनेंस से यकीनन बदला जा सकता है। ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस से बदला जा सकता है और तब्दील किया जा सकता है। ये बराबर की इनैक्टमेंट्स हैं, बराबर के कवानीन हैं। ये नहीं है कि आईनी तरमीम है जो कि की जा रही है और ऑर्डिनेंस से की जा रही है, वो नहीं हो सकती। पर ऑर्डिनेंस से ऑर्डिनेंस को में तब्दीली लाई जा सकती है। अब जब ऑर्डिनेंस से ऑर्डिनेंस में तब्दीली लाई जाएगी तो मैं ये बहुत पहले से मौक़िफ़ मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक में, और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज हो जाएगा, ये जो इसमें तरमीम की जाएगी।
तरमीम किस बुनियाद पे चैलेंज होगी, तो उसकी बुनियाद ये होगी कि गो ऑर्डिनेंस से ऑर्डिनेंस को तब्दील किया जा सकता है। पहली बात है, क्या मौसर बमाजी किया जा सकता है कि एक जो चेयरमैन नैब है जिसका मियाद ख़त्म हो चुकी है और उसको एक्सटेंशन देने की बजाय नई अपॉइंटमेंट के हवाले से को वो किया जाए, जो कि बराह रास्त नहीं किया जा सकता, वो बिलवास्ता किया जाए। अच्छा एजाज साहब, इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। फरूख नसीम साहब ये कह रहे हैं, खदोखाल इस ऑर्डिनेंस के कुछ उन्होंने बताने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि असल में चेयरमैन नैब री अपॉइंट होंगे, दोबारा नए चेयरमैन नैब जो है अपॉइंटमेंट होंगे और वो ऑपोजिशन के साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ होंगे, लेकिन जब तक कोई नया नाम सामने नहीं आता जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ही चेयरमैन नैब रहेंगे। अच्छा, ये वो यानी ये कह रहे हैं कि जब तक वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ही चला जाएगा मामला। ठीक, अगर ये हुआ देखे ना, इसमें इसके माने ये हैं कि आप एक ऐसे शख्स को जिसकी मियाद ख़त्म हो गई है उसको बिठाए रख रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए वो बैठे हुए हैं कि वो जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हो पा या कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से आप वो बैठे हैं और चल रहे हैं। तो ये तो चैलेंज हो जाएगा बड़ा फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई डायरेक्शन देगी कि कितने अरसे में चेयरमैन को अपॉइंट किया जाए, नए चेयरमैन में कंसल्टेशन की जाए और मीनिंगफुल कंसल्टेशन। ठीक है एजाज साहब, ये तो इसका मतलब क्लैरिटी आ गई कि इस ऑर्डिनेंस को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जो ऑपोजिशन ऑलरेडी इरादा रखती है कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नंबर 2 बात ये है सर, जो हुकूमत कह रही है कि तब तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ही चेयरमैन नैब रहेंगे जब तक कोई नया चेयरमैन नैब अपॉइंट नहीं होता। ऑर्डिनेंस की मियाद 120 रोज की होती है, 4 महीने के लिए। क्या ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए अब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है सर? नहीं, जैसे जावेद इकबाल साहब का तो टेन्योर ख़त्म हो जाएगा जो भी मेरा ख्याल 8 अक्टूबर को उनका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनके कलम में नैब की स्याही नहीं रहेगी, ये एक बात तो ये बड़ी क्लियर है। उससे पहले जो कुछ करना हो तो करना हो। अब चूंकि इससे एक एक्ट में, एक लॉ में की कारकर्दगी में, लॉ की इफ़ेक्टिवनेस में और लॉ के ऑपरेशन में, उस लॉ के अमल दरामद में चूँकि रुकावट आ जाएगी। रुकावट तो इस वजह से आ जाएगी कि चेयरमैन, मेरी निगाह में चेयरमैन नैब कोई नहीं होगा और नया अपॉइंट नहीं हो रहा होगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल यकीनन देगी कि एक लॉ इनऑपरेटिव अगर हो रहा है किसी वजह से, तो उसको ऑपरेटिव किस तरह किया जा सकता है और डायरेक्शंस देगी, मेरी राय में। नहीं सर, देखिए ना, ऑर्डिनेंस तो टाइम बार्ड है 120 रोज का। ये जो एक्सटेंशन है चेयरमैन नैब की, जब हुकूमत ये कह रही है कि उस वक्त तक ये चेयरमैन नैब रहेंगे जब तक कोई नया शख्स नहीं आ जाता, तो क्या ये टाइम बार्ड नहीं होता सर? 120 रोज तक ही वो नहीं रहेंगे, उसके बाद कोई कानून इसमें क्या कहता है सर? अरे भाई, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनकी मियाद, चेयरमैन नैब जो इस वक्त बैठे हुए हैं जावेद इकबाल जी, उनकी मियाद 8 अक्टूबर तक है बस। तो उसके बाद जो तोसी मिल रही है सर, मतलब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उनके कलम में स्याही नहीं रहेगी, लेकिन हुकूमत तो फिर स्याही भर रही है ना उस कलम के अंदर। और वो चैलेंज होगा, वो सुप्रीम कोर्ट को ही निकालेगा, रास्ता तो निकालेगा। ठीक है सर, ये जवाब जो हुकूमत दे रही है कि ऑपोजिशन लीडर चूंकि नैब ज़दा हैं, उनके साथ किसी किस्म की कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हो सकती, और फिर फवाद चौधरी साहब ने तो आज कैबिनेट मीटिंग के बाद ये तक कह दिया कि ऑपोजिशन को चाहिए कि ऑपोजिशन लीडर पहले बदलें, उसके बाद फिर बात करें। तो लगता नहीं है कि कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। ये तो फिर आप ठीक कह रहे हैं कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, और कोर्ट ही कर सकती है फिर। जो कोर्ट इंटरवीन करेगी, कोर्ट पहले इंटरवीन ऐसे मामलात में कर चुकी है। उसके गलत अच्छे नताइज निकले हैं या गलत नताइज निकले हैं, उस पर ओपिनियन हो सकती है। मैं समझता हूँ कि अच्छे नताइज नहीं निकले अदालत की इंटरवेंशन से, पर अदालत ने इंटरवीन किया है। मिसाल के तौर पे 1988 का इलेक्शन जो था
वो ज़ायदुल मियाद था एक लिहाज से, और जो अपॉइंटमेंट थी, केयर टेकर भी कोई नहीं था अपॉइंट हुआ हुआ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कोई केयर टेकर गवर्नमेंट ही कोई नहीं थी। और वो तो जजेस तकरीबन रिस्टोर कर रहे थे मोहम्मद खान जुनेजो साहब को, और उनको बुला भी लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट रावलपिंडी में होता था उस वक्त, पर फिर कोई मसलहत हुई तो वो बी दैट एज इट मे, उन्होंने कहा कि वो जो हो गया सो अब इलेक्शन होने दो, इलेक्शन आगे करने दो। वो भी एक मावराज आइन, एक आप कह लें अदालत ने क्रिएट किया था एक फिक्शन, तो वो वैसा ही कोई करना पड़ेगा काम। और भी केसेस में उन्होंने ऐसे हुआ है, तो वैसा ही कुछ करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा मामला। लेकिन एजाज साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जिस वक्त अदालतें इंटरवीन करती हैं, होना तो आइडियली ऐसा नहीं चाहिए, पार्लियामान के फैसले पार्लियामान में होने चाहिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी यही तकाजा है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है सर, इससे तो फिर नैब न्याजी गठ जोड़ का तासुर, उसको मजीद तकवीयत नहीं मिलेगी जो ऑपोजिशन कहती है? तकवीयत मिलेगी उसको यकीनन, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो इमरान खान वज़ीर आज़म है हमारे, उनको मशावरत ज़रा बेहतर कोई होनी चाहिए। मैं मज़ीद कुछ नहीं कह सकता, वो ये उनका मामला और मसला है, पर ये है कि ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हाथों में चला जाएगा, इसलिए ये दोनों को ही नुकसान होगा। अपोजिशन को भी, अपोजिशन भी ये ना समझे कि वो बड़ी मार्का आराई कर लेगी, वो उनको भी नुकसान होगा और गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा। एजाज साहब, ऑपोजिशन को इससे क्या नुकसान होगा? मतलब ये तो समझ आता है कि अगर इनको तौसीह मिल जाती है तो ऑपोजिशन के जहन में होगा कि हम पर गिरफ्त मजीद सख्त होगी, या जैसे हुकूमत कहती है कि 2 साल के अंदर अंदर केसेस जो चल रहे हैं सभी बिहाइंड द बार्स होंगे, ऐसा को खदशा तो हो सकता है। इसके अलावा ऑपोजिशन का क्या खदशा हो सकता है? कोर्ट जाने के बाद भी ऑपोजिशन चैन से नहीं बैठ सकती, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि चेयरमैन नैब निपटा सकता है, और अगर वो निपटाए, इस वक्त ऑपोजिशन की ये पोजीशन है और गवर्नमेंट की ये पोजीशन है, ये कमज़ोर पोजीशन है पार्लियामेंट में कि जो बहुत सारा कुछ हासिल कर सकती है अपोजिशन अपने नंबर से। अपोजिशन भी तो बस अपनी मर्ज़ी पे चली हुई है ना, कि बाहर जाके बैठ गए हैं अपोजिशन के जो करता धरता है, और अदालतों के अहकामात को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए। तो अगर ऐसा ना हो, अपोजिशन इन नंबर्स में से बहुत कुछ गेन कर सकती है, ये नहीं सिर्फ अपने लिए पर मुल्क के लिए, एक बेहतर कानून के लिए, कानून साजी के लिए। पर वो भी अपनी ज़िद पे अकड़ी हुई है और ये भी ज़िद पे है। तो असल में शबनम शकील ने का एक शेर याद आ गया है जी जी, कि ये खैर व शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, ये खैर व शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, टकराव हो गया है अना का अना के साथ। वाह। तो एजाज साहब, ये आपका इशारा कि अपनी जमात पर तो नहीं है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट पर जब बात हो रही है तो इससे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद भी ला सकते थे, नहीं लेके आए नंबर्स होने के बावजूद, तो अपनी जमात की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा है? तो एक इशू और है, मेरे जमात का इसमें तो मामला कोई नहीं आता, वो भी नंबर्स गेम है, पर वो नंबर्स गेम उसकी मसलियत बिल्कुल और है। ये चेयरमैन नैब की तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं पर स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट है, स्टैट्यूटरी ऑफिस है, स्टैट्यूटरी एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री या अल्ट्रा पार्लियामेंट्री इसकी ज्यूरिसडिक्शन है। वो तो होता ही सियासत है, चेयरमैन की अपॉइंटमेंट, सेनेट की और स्पीकर की इलेक्शन, ये तो होती ही सियासत है, इसमें तो कोई ये सियासी ये बात आपकी दुरुस्त है। आई स्टिल रिमेंबर कि आपने फसी बुखारी साहब को अपॉइंट किया था, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोर्ट में चली गई थी और फिर कोर्ट से फैसला लेकर आए थे। फिर असवद यार वली केस है, उसके अंदर भी अदालत ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन भी ऑपोजिशन लीडर के साथ साथ होनी चाहिए। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये इससे पहले भी ये फड्डा रहा है
जमातों का हटा रहा है। और फसी बुखारी को नहीं निकाला सिर्फ इन्होंने वो सुमरो जो थे स्पीकर जो पहले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रह चुके थे, वो भी लगे थे नायब, उनको भी इन्होंने निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर नवीद एहसन एक शरीफ बड़ा ब्यूरोक्रेट था, उसको भी निकाल दिया था। पिटिशंस मुस्लिम लीग नवाज की पिटिशंस थी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के फैसले थे, और फिर बस सब मज़े ही मज़े थे। अच्छा, एजाज साहब क्विकली ये कहिएगा सर कि ऑपोजिशन के गिर्द आपको शिकंजा मजीद सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो के मरियम नवाज साहिबा ने आज एक दरख्वास्त दायर की और एवन फील्ड रेफरेंस को कलअदम करार देने से मुतालिक उन्होंने इस्तदा की, और उसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी अपनी दरख्वास्त के साथ लफ किया और उसी पैराए में उन्होंने अदालत से रुजू किया है। हाउ डू यू सी दिस? पता नहीं अब इनको मशवरे कौन देता है, कोई अच्छा अक्लमंद ही देता होगा। शौकत सिद्दीकी की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो इस अदालत में ना पहले पेश हुई है, ना उन पे कोई रिलायंस हुई है, ना वो स्टेटमेंट्स मतलब है एडमिसिबल है, क्योंकि वो हियर से हैं। मेरे तक अगर कोई आके कहे कि शौकत सिद्दीकी ने ये कहा, फ़र्ज़ करो मैं जज हूँ यहाँ बैठा हुआ, आप सामने वकील हैं, आप खड़े होकर कहें कि शौकत सिद्दीकी साहब ने, जो जज साहब ने बार रूम में जाके ये तकरीर की और ये अखबार में भी छपा है, तो मेरे पास तो सुनी सुनाई हुई ना बात। उसने, आपने सुनी, रिपोर्टर ने सुनी, उसने सुनी सुनाई बात को हियर से कहते हैं। हियर से इज नॉट एडमिसिबल एट ऑल। आप समझ रहे हैं उसकी कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं। और दूसरी बात, खबर नहीं उन्होंने क्यों छेड़ दी है, वो दूसरी बात मुझे पता लगा है कि इस एप्लीकेशन में जो मुझे सुनी सुनाई है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं पर अदालत में पेश होके नहीं इसको मनवा रहा, ये तो बात कर रहा हूँ ना, सुनी सुनाई कर रहा हूँ। पर अदालत में तो सुनी सुनाई बात को आपको खुद सुन के बताना होता है। खुद अगर सुनी हो तो मरियम बीबी ने खुद अगर सुनी हो तो वो बता सकती है। पर लेकिन ये जो है दूसरी बात, वो अरशद मलिक की टेप्स वाली, वो तो उनको मेरा ख्याल है उल्टी पड़ जाएंगी। जज बहुत फेवर भी करे, बहुत लिहाज भी करे, तो जज नहीं पूछेगा कि बाकी टेप्स का क्या किधर है, वो कहाँ है, आपने तो कुछ और भी मेंशन की थी। और अगर वो नहीं करेगा, जज बहुत फेवरेबल होगा, और फेवरेबल जज मिलते हैं इनको, तो नायब का वकील तो नहीं छोड़ेगा इस बात को। नहीं, उस पर वैसे रजिस्ट्रार का एतराज़ आया और दरख्वास्त मुस्तरद हुई है कि ये जो एविडेंस आप अभी दे रहे हैं ये इससे मिलते जुलते पहले भी आपकी दरख्वास्त के अंदर मौजूद हैं। एजाज साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है सर। ये पेंडोरा बॉक्स एक नया खुल गया है, पेंडोरा पेपर्स आए। आपसे ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप भी ज़मान पार्क के रिहायशी हैं। कहा गया कि 2-3 मुख्तलिफ रिहाइशें एक ही एड्रेस के ऊपर हैं ज़मान पार्क के अंदर, तो एक्चुअली है क्या सर? आप इस पर कमेंट अगर करना चाहें तो। मैं तो बड़ा बुनियादी ओरिजिनल नेटिव ज़मान पार्क किया हूँ, जब ज़मान पार्क नहीं कहलाता था, और यहाँ 3-4 कोठियाँ थी। एक कोठी मेरी नानी मुसम्मा तमतुल कयूम ने बनाई थी 1932 में, सबसे पहली कोठी थी। उनको ये एरिया बड़ा पसंद आया था कि एक तरफ एचसन कॉलेज है, एक तरफ GOR है, लॉरेंस गार्डन है, गवर्नर हाउस है, सुंदरदास रोड है, बागात ही बागात हैं, फिर वो है बाग ही है वो तकरीबन, ये जो रेलवे कॉलोनी है, मियो गार्डन की बात कर रहे हैं। मियो गार्डन कहलाता भी गार्डन है, और नहर का किनारा है। तो उन्होंने यहाँ आके 1 एकड़ 9 कनाल का होता था, वो खरीदा था 1932 में, और यहाँ उन्होंने घर बनाया था जिसमें हम पले बड़े हुए रहते हैं। आजकल मेरे वो 5वीं नस्ल हमारी वहाँ रह रही है। मेरे बेटे और पोते और बेटा और उसकी बीवी, और मेरी बहन का बेटा और उसकी बेगम,
वो रह रहे हैं। सो हमें तो बड़ी खुशी है, उस पर 5वीं नस्ल रह रही है। बाद में जब 1947 में तक कुछ हिंदुओं ने यहाँ कोठियाँ बना ली थी और 8-10 कोठियाँ और हो गई थी बड़ी बड़ी। तो उस वक्त जब फसादात हुए तो बरकी ख़ानदान के बहुत सारे ख़ानदान यहाँ आके आबाद हुए, क्योंकि हिंदू तो यहाँ से छोड़ के चले गए थे और वो आके यहाँ आबाद हुए, उनकी अलॉटमेंट्स हुई। और इमरान खान ने का जो घर है और हमारा घर, हमारी एक शेयर्ड बाउंड्री है। मेरा 5 नंबर घर है, इमरान का 2 नंबर घर है। और मेरा 5 नंबर 2 नंबर का तो बता रहे हैं कि 2-3 रिपोर्ट हो रहे हैं कि 2 नंबर हैं, पर 5 नंबर जो मेरा है और जो सबसे पहले का 5 नंबर होगा वो इस वक्त दमान पार्क में आप जाके गिनेंगे तो कुछ 6-7 आपको मिलेंगे जो 5 नंबर ही हैं। और फॉर्चुनेटली वैसे पेंडोरा पेपर्स में 5 नंबर नहीं आया एतजाज साहब। तो ये आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की और भी रिहाइशें हैं, और ये जो परसेप्शन है कि ये नंबर 2 जमान पार्क जो है, इस तरह की 2 और रिहाइशें मौजूद है, तो इसका मतलब ये ठीक है। मुझे क्योंकि क्विक शॉर्ट ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है एतजाज साहब, क्विकली इसको इंडोर्स कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक लेनी है सर। जी बिल्कुल इसी तरह है। मैं 5 नंबर भी पता नहीं 5 और 6 हैं, और ये फैक्ट है, क्योंकि ये कोई कॉलोनी उस तरह नहीं बनी थी जिस तरह डेवलपमेंट होती है, जिस तरह कोई सोसाइटी बनती है। ये ज़रूरी ज़मीन थी जिस पे प्लॉट लेते। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्विक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत आज मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा, हुआ क्या, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की इमारत उस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी जब उसके सामने नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स पर पुलिस ने हल्ला बोल दिया। हुआ क्या, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सरबराह यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर सलमान हसीब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस्लामाबाद की पुलिस और यंग डॉक्टर्स आमने सामने आ गए? आप ये देख रहे हैं कि मेरे ऊपर तो शायद कम टॉर्चर हुआ है, 50 से ज़्यादा लोग हमारे शदीद ज़ख्मी हैं और इससे डबल लोग जो हैं अरेस्ट कर लिए गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है पीछे मेरे PMC आपको नज़र आ रहा है, ना हम अपने मुतालबात से 1 इंच पीछे हटे हैं और ना हम अपनी जगह से हटे हैं। तब तक मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे जब तक हमारे लोगों को रिहा करके यहाँ पे नहीं छोड़ के जाते। इमरान खान जो आया ही ज़बरदस्ती गुंडागर्दी और डंके की चोट पर है, अब वो ये समझता है कि वो जमहूर को, आवाम को भी उसी तरह डरा धमका लेगा, वो तलबा पर, डॉक्टर्स पर भी तशद्दुद कर लेगा। ख़ुद वो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें टांग देते थे और आज आप देखें कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उसके ऊपर इन्होंने अपने कज़न नौशरवा बरकी और इनका एक वो सियासी सिपाही है अली रज़ा वकील जो हमारे ऊपर सिफारिश की बुनियाद पर मुसल्लत किया गया है, उसके कहने पे इन्होंने ना सिर्फ टॉर्चर किया है, डंडे मारे हैं। इनका वो एक SP है नौशरवान, वो लोगों को डंडे मारता रहा है खुद आके बाहर। तो ये एक शर्म का मुकाम है। वो वक़्त भूल गए हैं इमरान खान जब ये कंटेनर पे चढ़ के तड़ियाँ लगाया करते थे कि ओ DSP अगर तूने मेरे वर्कर्स को मारा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आज शर्म का डूब मरने का मुकाम है और इंशाअल्लाह इमरान खान आपने अगले हुकूमत में घबराना नहीं है, अगले इलेक्शन में आपने घबराना नहीं है। आपको जिस तरह डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया था उसी तरह इंशाल्लाह आपको आपकी कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेंगे और आपका वो हशर करेंगे कि आप याद रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहे हैं। साल भर से नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स का प्लान क्या था? क्या पाकिस्तान भर से डॉक्टर्स PMC के बाहर जमा हुए थे? क्या कोई इरादा था कि PMC पर धावा बोलेंगे आज? सर, धावा बोलने की इसमें कोई बात नहीं है। 1.5-2 साल से ये मसला चल रहा है। कभी ये ऑर्डिनेंस के थ्रू कानून साजी करते हैं, कोर्ट में हम जीत जाते हैं, ये पार्लियामेंट के थ्रू बिल्डोज करके ले आते हैं और आधा तितर आधा बटेर इन्होंने हमारे अस्पतालों को बना दिया है, इन्होंने हमारी तिब्बी तालीम को तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं याद दिलाता चलूँ कि हर चीज़ पिछली हुकूमत पे ना डाल दिया करें। इस वक्त पाकिस्तान के डॉक्टर अमेरिका, यूरोप समेत सऊदी अरब और वस्ती एशिया ममालिक में आप देख लें
सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड है, लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि जो एक पाकिस्तान की चीज़ ठीक रह गई है इन्होंने वो भी तबाह बर्बाद कर देनी है। तो इंशाल्लाह हम नहीं करने देंगे। वकीलों की कौंसल पर किसी डॉक्टर को क्यों नाफज नहीं किया जाता? अगर उधर नहीं किया जाता तो हमारी कौंसल के ऊपर एक वकील जो है इनका सियासी कंपेनर भी है, इनका सियासी वकील भी है, उसको क्यों लगाया गया है? तो इंशाल्लाह हम कबूल नहीं करेंगे। हमें अगर डंडे से बड़ा बुनियादी मुतालबा ये है कि तो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम जिसको पीएमसी मुतारिफ कराना जा रही है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए हुकूमत का इस पर वर्जन बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि मसाबकती फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं, कंपटीशन का एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्वालिटी डॉक्टर्स मार्केट में आने चाहिए। तो फिर क्या वजह है कि डॉक्टर्स इसके खिलाफ है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, एलोकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी? मैं ये कहता हूँ, मैंने पहले कहा है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने वाला एक मुल्क है और ऑलरेडी हमारा निज़ाम मुसाबकत का, इक्वालिटी का है। हमारे 4 सूबों के यूनिवर्सिटीज़ इम्तिहान लेती हैं। इन्होंने तो एक MD कैट पूरे मुल्क में करवाया है और ये एक्सपोज हो गए हैं। प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है, वहाँ पे पेपर बिकते रहे हैं। आपके सामने कराची वालों ने, सिंध ने इनसे अलग होने का ऐलान कर दिया है। जब एक पूरा सूबा इस कौंसल को नहीं मान रहा तो इसकी स्टैंडिंग कहाँ है? और NLE का अगर आप निज़ाम लाना चाहते हैं तो लाएं जी बिस्मिल्लाह, लेकिन आधा तितर आधा बटेर ना बनाएं। नीचे पाकिस्तान का निज़ाम, ऊपर से अमेरिका का निज़ाम। तो NLE अगर लगाना है तो हमारे एनुअल प्रॉफ्स जो हैं वो ख़त्म कर दें और आने वाले बैचेस पे जब ये सिलसिला शुरू हो उन पे लगा दें। अब हमारे जो एनुअल प्रॉफ्स 4 यूनिवर्सिटियाँ इस मुल्क में ले रही हैं, पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, खैबर यूनिवर्सिटी, उन सब को फिर ये या तो ख़त्म करके नए निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराएं और प्रोस्पेक्टिवली कराएं। ये रिट्रोस्पेक्टिवली वो भी निज़ाम चलाना चाहते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ इम्तिहान आप देख लें, UK में, US में हमारे से टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स आधे हैं। तो बताएं मुसाबकत कौन लाना चाहता है और मुसावियत कौन लाना चाहता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। 12,000 रुपये इन्होंने फ़ी रखी हुई थी और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन्होंने उसमें इकट्ठा कर लिया है। इसके अलावा और इनका ना कोई प्लान, ना मंशूर है, ना काम तजर्बागार के खिलाफ स्टूडेंट्स मुल्क भर में सड़कों पर दिखाई दिए। NLE एग्जाम के खिलाफ यंग डॉक्टर सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन PMC तो 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट मीटिंग के बाद वाज़ेह तौर पर कह दिया है, इसको इन्फोर्स कर दिया है, वो इंडोर्स कर रहे हैं कि PMC जो कर रही है बिल्कुल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रही है। तो अगर PMC फिर पीछे नहीं हटती अपने मौक़िफ़ से या कोई मुज़ाकरात नहीं होते तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुल्क भी तबाह कर दिया और वो अपनी उस पॉलिसी से भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वो सेम ही PMC के साथ कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ से सीखें। 5 साल जब जारी रहा था तो वो फिर 5 साल बाद हमने फिर उनको दिखाया था। तो अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब ने घबराना नहीं है। ठीक है, हमें डंडे मारें, सोटे मारें, इस वक्त तो हम राया हैं और वो हम महकूम हैं, वो हाकिम है, वो हुक्मरान है, तो हम क्या कर सकते हैं? बस ये घबराएं ना। फिर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद थे, YDA के सरपरस्त आला हैं। गुफ्तगू आपने सुनी और ये ख़ास तौर पर उस वक्त के तासुरात हैं डॉक्टर सलमान के कि जिस वक्त YDA पर एहतजाज का सिलसिला जारी था, लाठी चार्ज हो रहा था, पथराव हो रहा था, एक तसादुम की सी सूरत हाल PMC दफ्तर के बाहर दिखाई दे रही थी। उस वक्त हमने डॉक्टर सलमान के तासुरात जाने और वो आपके सामने रखे। अभी एक ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। की प्रोग्राम के अख्ताम में अब एक कंक्लूडिंग मिनट बाकी है, लेकिन वो बात जो हम प्रोग्राम में ना करते तो शायद प्रोग्राम अधूरा रहता कि एक तरफ तो डॉलर की ऊंची उड़ान है, रुपया बेकदर हो रहा है, पाकिस्तान में एक बहरान तेजी से सर उठा रहा है, वो है अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान कि पाकिस्तान को यकीनन डॉलर चाहिए, लेकिन नाकिस पॉलिसियों और बुनियादी ज़रूरत की अशिया की दरामद के बायस मुल्क का तजारती खसारा के तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। हो क्या रहा है? यकीनन इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी मुज़क्कर-खेज़ बात की है। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत 3 साल में 1 करोड़ से भी ज़ायद नौकरियां दे चुकी हैं। ये नौकरियां कहां पर दी गई हैं ये फवाद चौधरी साहब भी बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, इसका एक सादा सा जवाब शहबाज गिल साहब ने भी गुज़श्ता दिनों दिया है। वो क्या कहते हैं ज़रा वो आपके सामने रखते हैं, उसका सच्चाई। परेशान हो के डॉलर वध रहा है ते महंगाई बड़ी है। मैं बड़ी छेती नाल उहदे ते गल करांगा तुहाडे नाल, तुहानू छोटी जी गल समझाउण दी कोशिश करांगा कि महंगाई क्यों वध रही है। ए हुणे ही तुसीं इत्थों गड्डी 'च बैठोगे ते जिस वेले तुसीं गड्डी 'च बैठ के ते तुसीं चलाओगे अपनी गड्डी सड़क दे उत्ते और उहनू रेस दा पैडल दबोगे ते तुहाडी गड्डी 'च एक सूई लगी हुंदी है RPM दी, ਉਹ उत्ते जाएगी, गड्डी तेल भी ज्यादा खाएगी और स्पीड भी ज्यादा पकड़ेगी, सफर भी कटेगा। शहबाज गिल साहब ने महंगाई की वजह बता दी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।